गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्री एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सेकंड पार्ट। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का फर्स्ट पार्ट हमने अपने अत्री एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट 10वीं कक्षा में अपलोड किया हुआ है। जिन दर्शकों ने पहले इस वीडियो को नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल अत्री एकेडमी पर जाकर प्ले लिस्ट के कक्षा 10वीं के सेक्शन में वह पहला पार्ट देख सकते हैं। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं अभी सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा। जितने भी दर्शक हैं वो यूट्यूब चैनल अत्री एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें। वीडियो में किसी प्रकार का कोई सुझाव या किसी प्रकार का कमेंट आप अगर देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं। और जिन यूट्यूब व्यूअर्स को चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता उनके लिए मैं एक बार संक्षिप्त में बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको अपने मोबाइल के यूट्यूब ऐप में जाकर लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद जिस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं उस चैनल को आप सर्च कीजिए। आप अत्री एकेडमी चैनल को सर्च कीजिए और जब मोबाइल में इंटरफेस आपका लिखा होगा जहां सब्सक्राइब, वहां प्रेस करने पर आपका अत्री एकेडमी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ ही उसके दाहिनी तरफ एक घंटी का निशान होगा जिसको आप अगर दबा देते हैं तो भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आपको सभी वीडियो मिलते रहें। इसी के साथ हम अपना आज का सेकंड पार्ट जो है शुरू करते हैं। इस सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। एक, पहली संयोजन अभिक्रिया जैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड, विस्थापन अभिक्रिया जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। फोर्थ, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी प्रकार है उपचयन एवं अपचयन जिसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। और अतिरिक्त इसके इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब विस्तार से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया से। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एक से अधिक हैं वो आपस में मिलेंगे, संयोग करेंगे और उनके मिलने से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप केवल एक ही उत्पाद बनेगा। उदाहरण के तौर पर जब हम A प्लस B इसके बीच में एक अभिक्रिया को दर्शाते हैं सामान्यतः समीकरण के माध्यम से, तो एक उत्पाद बनता है AB। यहाँ हमारे पास दो अभिकारक हैं A और B जिससे केवल एक ही उत्पाद AB बनता है। इस प्रकार से यह मात्र A और B का संयोजन है। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के संदर्भ में हमारी पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप में एक बीकर लें और इसे आधा पानी से भर लें। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा बिना बुझे हुए चूने का डालें। हम देखते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना पानी से क्रिया करता है। जी हाँ, इस क्रियाकलाप में हमारे को बताया गया है कि हम एक बीकर लेंगे और उसमें बिना बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaO, ये ठोस अवस्था में होता है। यह
साधारणतः हमारे घरों में उपयोग की पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कली है। जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना या चूने का पानी या लाइम वाटर कहलाता है। इस अभिक्रिया में CaO, अगर हम इसको सरल तरीके से समझाएं तो इसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। Ca पुराने आबंध चुनने पर OH और OH, ये दोनों जब इससे मिलेंगे तो बनेगा CaOH की 2, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस अभिक्रिया में अभिकारक 2 हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा अभिकारक है जल। ये दोनों अभिकारक मिलते हैं, परिणाम स्वरूप केवल एक ही उत्पाद बनता है। इस प्रकार से यह एक संयोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के दौरान बनने वाला यह बुझा हुआ चूना, इसे जब दीवार पर चढ़ाया जाता है तो दीवार पर चढ़ी हुई बुझे हुए चूने की परत हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त परत के कारण दीवार में चमक आती है। देखिए इसको समझाते हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परत जब हम दीवार पर करते हैं तो वायु में CO2 मिलने के कारण यहाँ पर CaCO3 का निर्माण होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही हमारी दीवार में सफ़ेदी यानी चमक आ जाती है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं फिर आपको बताता हूँ। CaOH और यह आ गया CaOH, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये एक ऑक्सीजन और ये CO2 मिल करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं और अब शेष बचा कौन? OH और H यानी H2O। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। अगला संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम यहाँ एक उत्पाद है, क्लोरीन दूसरा उत्पाद है। एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन के एटम जुड़ते हैं तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में 2 उत्पाद हैं जिनके संयोजन से केवल इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 अभिकारक हैं जिनके मिलने से एक एकल उत्पाद यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इस प्रकार से यह भी एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का अन्य उदाहरण है अमोनिया गैस का बनना। अमोनिया गैस में जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 अभिकारक हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन उत्पाद है एक एकल उत्पाद अमोनिया। इस प्रकार से यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यह रिएक्शन निम्न प्रकार से होती है। एक नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध होता है यानी ट्रिपल बॉन्ड, और जब ये 3 हाइड्रोजन के अणुओं से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणु के बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु के बीच में एक आबंध है। जब यह क्रिया होती है तो पुराने आबंध टूटते हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है। एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मिलने के कारण NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ जब यह नाइट्रोजन इन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो पुनः एक और अमोनिया का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको 2NH3 लिखते हैं। यह हमारी संयोजन अभिक्रिया का अन्य उदाहरण है। आगे हम एक उदाहरण और देखते हैं जो बहुत ही सरल और सामान्य देखने को मिलता है। जब हम कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यहाँ 2 अभिकारक हैं
और एकल उत्पाद है। इस प्रकार से यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ऊष्मा का उत्पन्न होना, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले टॉपिक में इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले हैं हमारा किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के उत्पन्न होने या ऊष्मा के अवशोषण होने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो प्रकार का बताया गया है। एक वह है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे जब कोयला ऑक्सीजन के साथ जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अन्य उदाहरणों में श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक जटिल जैविक प्रक्रम है। इस प्रक्रम में कोशिकाओं के अंदर सरलतम रूप में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, C6H12O6, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीकरण होने के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ में ऊष्मा। यह ऊष्मा CO2 कोयले के जलने से बनने वाली ऊष्मा है, उससे पूर्णतः भिन्न है। जैव प्रक्रम में श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होती है। यहाँ ATP का अर्थ है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यह हमारे शरीर में ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है। अन्य जो उदाहरण हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हैं, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अन्य उदाहरण है कंपोस्टिंग। जैविक पदार्थ, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जब वो सड़ते गलते हैं तो विघटित होकर के वो खाद का निर्माण करते हैं। इसे कंपोस्टिंग कहते हैं या कंपोस्ट बनाना कहते हैं। जब भी कंपोस्ट बनाई जाती है, अगर आप ध्यान देंगे, आप पेड़ के सूखे पत्ते, गोबर आदि को किसी गड्ढे में गाड़ कर थोड़ा सा उसको नम कर देते हैं और ढक देते हैं। 2-3 दिन के अंतराल के बाद अगर आप अवलोकन करेंगे और आप पाएंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ आपने गलने सड़ने के लिए दबाए हैं, वहाँ तापमान बढ़ चुका है। इस प्रकार कंपोस्टिंग यानी कंपोस्ट का बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा आता है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के कारण होती हैं, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका उदाहरण है, देखिए, एक बीकर में हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल लेंगे और दूसरे बीकर में हम अमोनियम क्लोराइड का जलीय घोल लेंगे। जब दोनों बीकरों के घोलों को, विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब आप देखते हैं जिस बीकर में यह क्रिया की जाती है, जब आप बीकर को छूकर देखते हैं तो आप पाते हैं कि बीकर का तापमान घट गया है, बीकर ठंडा हो गया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं उनको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ किसी अभिकारक के बाद 2 या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहें, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक
उत्पाद एक अभिकारक है और वह भी क्रिया करने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। उदाहरण के तौर पे बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। जब हम चूने के पत्थर को CaCO3, इसे हम चूने का पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद यह कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक 1 है और उत्पाद 2 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक वियोजन अभिक्रिया है। अन्य उदाहरण को एक क्रियाकलाप के द्वारा पुस्तक में बताया गया है। इस क्रियाकलाप में एक प्रखनली में फेरस सल्फेट की थोड़ी सी मात्रा लेने के बाद प्रखनली को होल्डर से अच्छी तरह से पकड़िए, जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है। इस प्रखनली में फेरस सल्फेट को डाल करके टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से अच्छे से पकड़ा हुआ है और जब इसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो यह फेरस सल्फेट टूट जाता है, विघटित हो जाता है और परिणाम स्वरूप 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। इसे निम्न इस अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया गया है। फेरस सल्फेट जिसका सूत्र होता है FeSO4, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह गर्म होने के बाद Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 3 अभिकारक बनाता है। इस अभिक्रिया में 3 उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक है फेरस सल्फेट और उत्पाद हैं 3। इस प्रकार से यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह पूरी समीकरण, संतुलित समीकरण यहाँ दिखाई गई है। इसको समझाने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा इसको सरल तरीके से बताता हूँ। हम FeSO4 को कुछ इस प्रकार लिखते हैं FeSO2OO, यानी ये FeSO4 है। दूसरा अणु यहाँ पे संतुलित समीकरण में 2 अणु दिखाए गए हैं फेरस सल्फेट के। दूसरा अणु FeSO3 दिखा देते हैं हम इसे, SO3 और O, यानी ये क्या हो गया SO4। जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के कारण यहाँ हम देखते हैं ये 2 Fe इस एक ऑक्सीजन को लेंगे और इन 2 ऑक्सीजन को लेंगे और क्या बनेगा Fe2, ये क्या बन गया इसका Fe2 1 2 3 O3, Fe2O3। एक अगला है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ये बना SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बहुत अच्छा उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया को समझने का। यानी यहाँ फेरस सल्फेट का जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत स्पष्ट इस अभिक्रिया को परिभाषित कर रही है। यहाँ क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन, जब ये फेरस सल्फेट का अणु टूटता है तो SO2, SO3 और Fe2O3 बनते हैं। इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएँ हैं वो वियोजन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूने का पत्थर, जब चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है तो वियोजित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। चलिए एक विशेष बात अब हम देखते हैं। इन सभी अभिक्रिया में मिश्रण को ऊष्मा प्रदान की गई थी। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर हम विशेष बात देखें, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नोट करने की बात यहाँ ये है कि जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो अक्सर ऊष्माक्षेपी होती हैं, जबकि वियोजन अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्माशोषी होती हैं। यानी अगर अभिक्रिया संयोजन है, अभिक्रिया में संयोजन हो रहा है तो वहाँ क्या होगी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और अगर अभिक्रिया वियोजन है, टूट रही है, विघटन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो अभिक्रिया क्या आगी ऊष्माशोषी। इसी के आधार पर आगे हम अगर विस्तार करें, वियोजन किस प्रकार से या किस कारण से होता है, इसके आधार पर हम वियोजन अभिक्रियाओं को निम्नलिखित 3 प्रकार का मानते हैं।
एक है ऊष्मीय, पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है आपका प्रकाश के द्वारा प्रकाश वियोजन, और तीसरा है हमारा विद्युत अपघटन। तीसरा क्या है? विद्युत के द्वारा वियोजन यानी विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। चलिए हम इसको थोड़ा विस्तार से करते हैं। चलिए सबसे पहले करते हैं ऊष्मा, यानी यहाँ इसने उदाहरण लिया है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह वियोजित होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यहाँ एक एकल उत्पाद है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट Pb। नाइट्रेट को अगर हम इसको एक बार सरल शब्दों में दिखाने के लिए NO2O और यह आ गया NO2O, और दूसरा लेड ऑक्साइड, दूसरा अणु ले लेते हैं हम लेड NO2O, यानी ये लेड नाइट्रेट ही है NO2O। इस अभिक्रिया में जब इसको लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद NO2 दो NO2 के अणु यहाँ निकलेंगे, NO2 दो यहाँ निकलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 NO2 के अणु 1 2 3 4 निकलते हैं, और PbO एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक लेड, ये PbO, यानी इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो आप यहाँ इसको इस तरह से समझिए, लेड और ये ऑक्सीजन PbO, और यहाँ ये लेड और ये जो बची हुई ऑक्सीजन है ये लेड PbO, यानी दो क्या हुआ, 2 PbO बने। अब हमारे पास रह जाती है तीसरी ऑक्सीजन गैस का निकलना। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये बची हुई है और एक ऑक्सीजन ये बची है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे O2। यानी इस सरल समीकरण को थोड़ा सरल करके मैंने समझाया आपको। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि NO2 1 2 3 4 NO2 बन रहे हैं, PbO 2 PbO लेड ऑक्साइड बन रहे हैं, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन। इस प्रकार से यह भी एक बहुत अच्छा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें एक एकल अभिकारक 3 उत्पाद बनाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा देने पर यानी गर्म करने पर ही घटित होती है, इसलिए इस वियोजन को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अन्य उदाहरण है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन से भी प्राय है कि यहाँ जो डिकम्पोजिशन है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक वो टूटता है, वह प्रकाश की उपस्थिति के कारण टूटता है। उदाहरण के तौर पर इसने लिया है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो यह वियोजित होकर के सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है। जी हाँ, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड। जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है, सूर्य प्रकाश को हम इस तरह से देखते हैं H नहीं हो, ये जो संकेत है ये सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। यहाँ इसका अभिप्राय है कि सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरा, सूर्य के प्रकाश के गिरते ही यह सिल्वर क्लोराइड वियोजित हो जाता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है और सिल्वर यानी चांदी और क्लोरीन गैस यह बनते हैं। इस प्रकार से यह एक प्रकाशीय वियोजन है। ठीक इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है फोटोग्राफिक प्लेट, जो पहले हम कैमरों में इस्तेमाल करते थे। फोटोग्राफिक फिल्म जो थी वो सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। सिल्वर ब्रोमाइड की ये फिल्म जब प्रकाश के संपर्क में आती है तो यह विघटित होकर के सिल्वर और ब्रोमीन बनाती है। ठीक वैसे ही अगला जो तीसरा वियोजन का प्रकार है वो विद्युत वियोजन, यानी डिकम्पोजिशन बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी हम इसमें उदाहरण लेते हैं जल का विद्युत अपघटन। यानी यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ हमारे पास क्या आता है, जल H2O। जब जल को हम
इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसका, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का माने इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइसिस माने टूटना, यानी टू डिकम्पोज, इलेक्ट्रिक एनर्जी से इसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये जो HOH है वो कुछ इस तरह से टूटता है, यानी पुराने बंद टूट जाएंगे, ये H2 और ये H2 गैस, और यहाँ क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। इस क्रियाकलाप को हम बहुत इस प्रकार से, जब हम जल का अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन, जल के विद्युत अपघटन के कारण हाइड्रोजन गैस बनती है और 2H2 प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। इसके ख़ास बात यह है कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बढ़ने का अनुपात है वो 2:1 है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन के सूत्र की बात, जल के सूत्र की बात करते हैं, जल के सूत्र में हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, 2 अनुपात है, और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1 अनुपात। इसलिए जल के अपघटन के बाद जो गैस बनती हैं उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुनी होती है। चलिए इस क्रियाकलाप को बिल्कुल सरल तरीके से करते हैं। हम इस क्रियाकलाप के लिए जो आवश्यक सामग्री हैं वो हैं 2 पेंसिल, जो 2 आवश्यक सामग्री हैं वो हैं पेंसिल 1, 2 पेंसिल। अभी हम एक बीकर लेंगे, इस बीकर में हम पानी डाल लेंगे। पानी डाल लेने के बाद में हम इस बीकर में 2 पेंसिल डाल देते हैं। एक पेंसिल ये है, और पेंसिल के दोनों सिरों को छीलकर उसके ग्रेफाइट को निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी दूसरी पेंसिल है ये, इस पेंसिल के भी दोनों सिरों को हमने छील करके ग्रेफाइट को बाहर निकाल लिया। अब हम इन दोनों पेंसिल्स के सिरों को बैटरी के साथ जोड़ते हैं। ये हमारी एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब हम एक पेंसिल को पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं और दूसरी पेंसिल को हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। जब हम इसमें से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के दौरान जब विद्युत इसमें से गुजारी जाती है तो जल का अपघटन होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं नेगेटिव टर्मिनल, यानी ऋण विद्युत बैटरी के ऋण सिरे से जो पेंसिल जुड़ी हुई है उस पर जो हाइड्रोजन गैस है वह इकट्ठा होती है, और जो पेंसिल धन सिरे से जुड़ी हुई है उस पर ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होती है। इस अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा में दोगुनी होती है, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि यह अपघटन यहाँ पर जल का जो टूटना है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में वह विद्युत एनर्जी के कारण से उसका है, इसीलिए हम इसे विद्युत अपघटन भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। इसी के आधार पर हमारी पाठ्यपुस्तक के बीच में पूछे हुए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की एक बार चर्चा करते हैं। पाठ्यपुस्तक के बीच में दिया हुआ है एक प्रश्न कि एक पदार्थ है, पदार्थ X का नाम और फार्मूला लिखो। ये कौन सा पदार्थ है? जो किसी पदार्थ X के विलयन का इस्तेमाल पुताई के लिए किया जाता है, यानी एक ऐसा पदार्थ है जब उसका विलयन बनाया जाता है, यानी उसको पानी में डाला जाता है तो जो बनता है उसका इस्तेमाल पुताई के लिए किया जाता है, वो क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जी हाँ, हमारा उत्तर यही है, चूना। ये जो चूना होता है जब इसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसका इस्तेमाल हम पुताई के लिए करते हैं, जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है कि पदार्थ X और जल के बीच होने वाली अभिक्रिया को दर्शाएं।
इसे हम पहले से कर चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। आगे इसने एक प्रश्न पूछा है कि जल के विद्युत वियोजन वाली गतिविधि में एक टेस्ट ट्यूब पर एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे टेस्ट ट्यूब पर एकत्रित होने वाली गैस की मात्रा के आयतन से दुगनी होती है, ऐसा क्यों? यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात के कारण होता है। जल के सूत्र को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जल का सूत्र है H2O। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1। तो सरल बात है, जब इसका विघटन होता है यानी वियोजन होता है, जल का विद्युत अपघटन जब हम करते हैं तो हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी होती है। आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया जब किसी कम क्रियाशील धातु का विलयन किसी अधिक क्रियाशील धातु से संपर्क करता है या अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ, एक साधारण सा उदाहरण दे करके। एक क्रिया, जैसे हम विद्यालय में हैं, एक अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक हैं और प्राचार्य हैं। अध्यापक अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और अचानक वहाँ प्राचार्य आ जाते हैं तो क्या करते हैं? वो अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचार्य का पद कद ज़्यादा है, अधिक शक्तिशाली है। ठीक ऐसा ही होता है कि जब अगर हम इसकी बात रसायन शास्त्र में करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी भी विलयन के अंदर किसी भी धातु का कोई विलयन है, उसके संपर्क में कोई एक ऐसी धातु आती है जो उस जिस धातु का वह विलयन उससे उसकी तुलना में वह अधिक क्रियाशील है, तो वो विलयन में से जो कम क्रियाशील धातु है वह विस्थापित हो जाती है। यहाँ उदाहरण के लिए इसने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब लोहे के संपर्क में लाया जाता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। ठीक है, इस यहाँ इसको इसने क्रियाकलाप से दर्शाया गया है कि एक परख नली में कॉपर सल्फेट का घोल लेते हैं, CuSO4। चलिए, CuSO4 जो होता है उसका जो जलीय घोल है, जलीय घोल के लिए हम AQ लिखते हैं संकेत में, यह हल्के नीले रंग का आता है। अब जब इसके अंदर हम लोहे का कोई टुकड़ा डालते हैं, ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए इसने क्या दिखाया है, एक परख नली लीजिए, इसमें कॉपर सल्फेट के जलीय घोल को भरिए, इसमें साफ की हुई लोहे की कील डालिए। यानी लोहे के कील पे अगर किसी तरह से जंग लगा हुआ है तो हम उसे साफ़ कर लेंगे और लोहे की जो कील है वो चमक उठेगी सफ़ेद चमक के साथ। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग बदल कर हल्का हरा हो जाता है। ऐसा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण होता है। देखिए, जो कॉपर सल्फेट रहता है उसका जलीय घोल होता है वो हल्का नीला होता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक क्रियाशील धातु है। तो यह अधिक क्रियाशील धातु इस विलयन में से, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगी और क्या बनाएगी? Fe। और ये विस्थापित हो जाने के बाद यानी ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? FeSO4। यानी कॉपर की जगह पे खुद आ जाएगी। तो कॉपर की जगह पे खुद आने की वजह से क्या बन जाएगा? FeSO4 और कॉपर विस्थापित हो गया। यह विस्थापित कॉपर जो है यह लोहे की कील पर भूरी परत के रूप में जम जाता है। यानी जो ये परख नली है, जब ये धीरे धीरे अभिक्रिया होती है तो जो ये कॉपर है जो ये विस्थापित हुआ है यह लोहे की कील के ऊपर भी जम सकता है और जिसके कारण से जो चमकदार लोहे की कील थी वो हल्की भूरे रंग की दिखाई देने लगती है। या ऐसा भी हो सकता है कि यह जो कॉपर है यह परख नली की तली में भी इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार से यह क्रियाकलाप हमें दर्शाता है कि एक अधिक क्रियाशील धातु एक ऐसी धातु जो उससे कम क्रियाशील है उसके विलयन में से उसको विस्थापित कर देती है।
इसके अन्य उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट के साथ दूसरी अभिक्रिया दिखाई गई है जिंक की। जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है। कॉपर सल्फेट कैसा है? नीले रंग का घोल, जलीय घोल कॉपर सल्फेट का कैसा है? नीला। जब इसके साथ जिंक अभिक्रिया करता है, इसका विलयन है यानी जल में घुला हुआ है ये, तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको निकाल देगा। ठीक वैसे जैसे खो खो का खेल होता है, खिलाड़ी बैठा हुआ है, दौड़ता हुआ खिलाड़ी जो एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव, वो जब उस बैठे हुए को छूता है तो वो उठ जाएगा और वो उसकी जगह बैठ जाएगा। जिंक यहाँ आएगा और यहाँ जिंक आने के बाद क्या बन जाएगा? ZnSO4 + Cu। इस अभिक्रिया में क्योंकि जिंक सल्फेट का जलीय जो घोल है वह पानी के जैसे रंगहीन होता है, इसलिए अगर कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के घोल का रंग धीरे धीरे हल्का नीला होते होते बिल्कुल रंगहीन हो सकता है। अगला उदाहरण लेड के साथ दिया हुआ है। जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया लेड के साथ कराई जाती है, लेड अधिक क्रियाशील होने के साथ कॉपर को विस्थापित करके लेड सल्फेट बनाता है और विस्थापित कॉपर हमें प्राप्त होता है। अगला है हमारा, अगली अभिक्रिया है चौथी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी जो अभिक्रिया हम बात कर रहे थे विस्थापन अभिक्रिया, एक यहाँ हमने देखा एक ही जगह पे एक ही चीज़ विस्थापित हो रही है, एक ही धातु। जैसे हमने देखा CuSO4 में क्या है? ये Fe है। यहाँ ये इसको विस्थापित कर रहा है, ये अलग हो गया। द्विविस्थापन में क्या होता है? जब दो धातुओं के अलग अलग विलयन आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन में कोई अंतर नहीं है, फंडामेंटल बात एक ही है, लेकिन नाम अपने आप में परिभाषित कर रहा है। विस्थापन में एक जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि जो कम क्रियाशील धातु है उसका तो होता है जलीय घोल या किसी प्रकार का विलयन, और जो अधिक क्रियाशील धातु वो ठोस अवस्था में है, वो अभिक्रिया उसमें वह ठोस अवस्था में दिखाई गई है। जैसे अभी यहाँ दिखाया गया है कॉपर सल्फेट में जिंक डाला गया है, जिंक यानी ठोस फॉर्म में है, या कॉपर सल्फेट के संपर्क में लेड को लेके आए, या फिर कॉपर सल्फेट के संपर्क में आयरन को लेके आए। यानी एक विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक है वो कम क्रियाशील धातु का विलयन होता है और दूसरा अभिकारक होता है कोई ठोस धातु जो अधिक क्रियाशील है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या आता है? दो बार विस्थापन होता है। देखिए इसको समझाता हूँ। जब दो धातुओं के अलग अलग विलयन आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, एक धातु दूसरी धातु को विलयन में विस्थापित करके नए साल्ट बनाती है। क्योंकि इस अभिक्रिया में एक साथ दो धातुओं का विस्थापन होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली के कारण होता है। देखिए एक सरल उदाहरण के द्वारा मैंने दिखाया है। यहाँ एक अभिकारक है AB और दूसरा अभिकारक है CD। जब ये दोनों का विलयन मिलता है तो उत्पाद बनते हैं CB और AD। अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ इसने क्या दिखाया है? A की क्रिया हुई किसके साथ हुई? B। ये A भी एक अभिकारक है और दूसरा अभिकारक हमारा क्या है? C और D। ठीक है, ये भी एक धातु का विलयन है और ये दूसरी धातु का विलयन है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? A और C दोनों धातुएं हैं, A और C दोनों धातुएं हैं। यहाँ क्या होता है? C जो है A की जगह चला जाएगा, और A C की जगह चला जाएगा, और परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? देखिए A यहाँ गया तो क्या बन गया? AD। और अगर हम बात करते हैं C यहाँ गया था तो हमारा क्या बन गया? हमारा इसके बाद CB। यानी यहाँ पे विस्थापन कितनों का हो रहा है? दो का, एक ये धातु और एक ये धातु। यहाँ दो बार विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया।
चलिए एक उदाहरण के तौर पे हम एक समीकरण को समझाते हैं। इस समीकरण में इसने दिया है सोडियम सल्फेट। एक सोडियम सल्फेट को थोड़ा मैं सरल शब्दों में लिखता हूँ, यानी Na2 लिखने की बजाय मैं इसको लिखता हूँ अलग अलग से Na, यानी क्या हुआ Na2 हो गया। और यहाँ इसमें दिखाया है सोडियम सल्फेट, इसका एक घोल है एक्वस सॉल्यूशन, एक मतलब जलीय घोल है। और यह भी किया करता है BaCl2 के साथ, यानी बेरियम क्लोराइड। इसके आगे भी यानी इसका भी ये जलीय घोल है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ देखिए इसने क्या दिया है, ये बन गया हमारा SO4, यानी ये क्या है Na2SO4। दूसरा अभिकारक हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरा अभिकारक हमारे पास Ba, ठीक है, Cl और Cl यानी BaCl2। ये जब दोनों मिलेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या आता है। इस समीकरण को मैं समझाता हूँ आपको। जब ये दोनों के दोनों, क्योंकि सोडियम धातु क्रियाशील धातु है, बेरियम से अधिक क्रियाशील है, लेकिन क्या यहाँ उपलब्ध है 2 विलयन। यहाँ Na बेरियम क्लोराइड के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे NaCl, एक NaCl ये और एक NaCl ये, 2 NaCl बने। और जो बेरियम क्लोराइड का बेरियम है वह सोडियम सल्फेट में से सोडियम को विस्थापित करने के बाद जो बचा हुआ सल्फेट है उसके साथ भी क्रिया करता है, यानी यहाँ ये क्या बनेगा BaSO4, ठीक है, BaSO4, यानी सरल शब्दों में क्या बन गया आपका BaSO4। यही हमारी अभिक्रिया है। यहाँ पर दो धातुओं का विस्थापन हो रहा है, एक धातु सोडियम है और दूसरी धातु बेरियम। इस प्रकार से यह एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसके संदर्भ में हम एक बहुत ही सरल क्रियाकलाप करते हैं। हम 2 प्रश्नाली लेते हैं। एक प्रश्नाली में वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, एक प्रश्नाली में हम क्या लेंगे, सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट का घोल, और दूसरी प्रश्नाली में हम लेंगे BaCl2 का घोल। दोनों के जलीय घोल जब आपस में मिलाए जाते हैं तो BaSO4 और 2 Na और 2 Cl यानी 2 NaCl का निर्माण होता है। जब हम इस अभिक्रिया को करते हैं, जब हम इस क्रियाकलाप को करते हैं, दोनों प्रणालियों में जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर, किसी एक प्रणाली में मिलाने पर हमें सफ़ेद रंग का अवक्षेप दिखाई देता है, क्योंकि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो उत्पाद हैं उन उत्पादों में बेरियम सल्फेट एक अघुलनशील सफ़ेद रंग का पदार्थ है, इसीलिए यह प्रणाली के तली में इकट्ठा हो जाता है। इसे हम अवक्षेप कहते हैं। जबकि NaCl जो साधारण नमक हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जल में घुलनशील होने के कारण यह जल में घुल जाता है, दिखाई नहीं देता। तो यह एक साधारण सा क्रियाकलाप है जिसमें हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को करके देख सकते हैं। हमारा दूसरा क्रियाकलाप है जो मैं पहले भी हमारे वीडियो पार्ट 1 में दिखा चुका हूँ। जब हम लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, जब हम लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटाशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट बनते हैं। देखिए ये जो एक्वस सॉल्यूशन है यानी जलीय घोल रंगहीन है, पोटाशियम आयोडाइड का जलीय घोल भी क्या है, रंगहीन है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये 2 प्रणालियाँ हैं, एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट है, दूसरी प्रणाली में पोटाशियम आयोडाइड है। जब दोनों को मिलाते हैं तो पीले रंग का अवक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया के अंदर ये क्या है, 2Ki,
ये एक लेड 2 आयोडीन के परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके बनाता है PbI2। क्योंकि लेड आयोडाइड का जो रंग है वो कैसा होता है, पीला, इसलिए प्रश्नावली में पीले रंग के अवशेप बन जाते हैं। जबकि ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला KNO3, जो कि इस PDF फाइल में थोड़ा मिसप्रिंट के कारण से KNO2 लिखा हुआ है, तो इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि इसको KNO3 ही पढ़ें, KNO3। तो यह एक दूसरा क्रियाकलाप है जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया को स्पष्ट रूप से हमने करके देखा है। अगली हमारी अभिक्रिया है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभी इसको पूरा चर्चा में करने से पहले जो इसकी परिभाषा है वह हम आपको समझाता हूँ। उपचयन क्या होता है, उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन, उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? कई प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। अगर किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम कहेंगे कि उसका उपचयन हो गया है। क्या कहेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण हो गया है। या किसी अभिकारक में से हाइड्रोजन निकल जाए तो भी हम क्या कहेंगे कि उसका उपचयन हो गया है। या फिर हम क्या करते हैं, तीसरी परिभाषा चल सकता है कि किसी रिएक्टेंट के अंदर से मतलब जो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कोई धातु का परमाणु निकल जाए तो भी हम ये क्या कहेंगे कि उपचयन हुआ है। समझा देता हूँ मैं आपको। एक परिभाषा और कर लेते हैं, अपचयन। अपचयन बड़ा थोड़ा सा अंतर है, उपचयन और अपचयन। उपचयन ऑक्सीकरण है, अपचयन रिडक्शन है। अपचयन उपचयन का बिल्कुल विपरीत है। उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और अपचयन में ऑक्सीजन के परमाणु का निकलना होता है। यानी किसी अभिकारक में से अगर ऑक्सीजन निकल जाती है, माइनस हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे? अपचयन हो गया। या दूसरा उसका परिभाषा, किसी भी अभिकारक में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि उसका अपचयन हो गया। तीसरी जो परिभाषा वो है, कोई भी पॉजिटिव धातु का परमाणु अगर जुड़ जाता है तो भी हम कहेंगे कि अपचयन यानी रिडक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो, उपचयन अपचयन। अगर हम इसको सरल रूप में देखते हैं, यानी ये आ गया ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, और ये क्या है आपका? अपचयन यानी रिडक्शन। दोनों को सरल करके यहाँ दिखाता हूँ, एक और यहाँ एक। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन जुड़ेगी और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस होगी रिडक्शन में। और दूसरा क्या था, यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस हो जाएगी और इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन प्लस होगी। तीसरा क्या है? तीसरे के अंदर हम देखते हैं कोई भी जो धातु है, धातु का कोई परमाणु होगा वो माइनस होगा उसमें से। और यहाँ पर क्या कहता है, अगर कोई धातु का परमाणु अभिकारक के अंदर जुड़ेगा। यानी ये सारी परिभाषाएं किसकी हैं? उपचयन और अपचयन की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम उदाहरणों के माध्यम से आगे स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने उदाहरण लिया है, इस उदाहरण में इसने लिया है कॉपर, तांबा। जब कॉपर को गर्म किया जाता है वायु में गर्म करने पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CuO बनाता है। अगर समीकरण को संतुलित करते हैं तो कॉपर को 2 से गुणा करते हैं, यहाँ 2 से, तो यह समीकरण संतुलित है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कॉपर मेटल के साथ Cu यानी तांबे के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना यानी यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। हमारी परिभाषा थी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और हमने बताया था रिडक्शन क्या था? इसका विपरीत होता है, ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। चलिए अगर हम रिडक्शन का उदाहरण देखें तो ये देखिए, जब हम कॉपर ऑक्साइड को
हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल लेगी और क्या बनेगा Cu और प्लस में H2O। यहाँ एक बार ध्यान से देखिए आप, यहाँ हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो ये कॉपर है इसमें से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट जाने के बाद क्या बन गया कॉपर। मैंने बताया ना, जब किसी में से ऑक्सीजन हटती है तो क्या हो गया अपचयन, रिडक्शन, यानी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया रिडक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अभिकारक कौन है कॉपर, अभिकारक क्या है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ रिडक्शन। दूसरा अभिकारक क्या था, दूसरा अभिकारक है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या आ गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, और ये क्या हो गया अपचयन। सामान्यतः हम देखते हैं कि कभी ऐसी क्रियाएं जब होती हैं तो एक ही अभिक्रिया में दो चीज़ें साथ साथ आती हैं, एक तरफ अपचयन हो रहा है तो दूसरी तरफ उपचयन हो रहा है, यानी दोनों के दोनों। सीधी सी बात है, यहाँ एक देने वाला है और दूसरा लेने वाला। देने वाला होगा तभी कोई लेने वाला होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन और रिडक्शन मतलब अपचयन, ये दोनों के दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। यहाँ इस अभिक्रिया में ये इसको हमने अच्छे से दिखाया है। यहाँ पे इसने क्या दिखाया CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के बाद में क्या बनेगा कॉपर, यानी ये क्या हो गया उपचयन। और यहाँ हाइड्रोजन जब इसके कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया तब ये क्रिया होती है तो क्या बना H2O, यानी ये क्या आएगा उपचयन। दोनों क्रिया एक साथ हुई। कहते हैं इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। चलिए हम इस तरह की जो अभिक्रियाएँ हैं, जिस अभिक्रिया में एक तरफ तो क्या आता है ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ क्या आता है रिडक्शन, ठीक है। यानी अगर हम देखते हैं तो एक जगह क्या हो रहा है रिडक्शन और रिडक्शन, यानी दूसरी तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ऐसी क्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझाता हूँ। रिडक्शन का पहला 3 अक्षर RAD लिया और ऑक्सीडेशन के पहले 2 अक्षर ऑक्स लिया, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, जब हमने शुरू में वीडियो शुरू किया था तो मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उपचयन अपचयन, और वहाँ मैंने बताया था इस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यह रिडॉक्स रिएक्शन इसी कारण से है। यहाँ पे RAD यानी रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन। जिस अभिक्रिया में यहाँ पे परिभाषित हमने किया है, ऐसी अभिक्रियाओं को रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। इसके अन्य उदाहरण यहाँ पे हमने और दिए हैं। यहाँ ये देखिए अन्य उदाहरणों में यहाँ दिया गया है। यहाँ पर एक उदाहरण को कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, चारकोल पाउडर के साथ, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाएगी और क्या बनेगा Zn, और ये क्या बनेगा CO। देखो क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन का क्या आ गया ऑक्सीकरण, और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रही है तो जिंक ऑक्साइड का क्या आ गया रिडक्शन। तो एक तरफ क्या हो रहा है रिडक्शन और दूसरी तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से अगर इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये कौन सी रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से समझता है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं जो उपचयन अभिक्रियाएं हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो हम करते हैं या होते हुए देखते हैं, उनके पीछे कोई विज्ञान होता है जिसे या तो हम जानते होते हैं या हम नहीं जानते तो भी आज उस बात को हम स्पष्ट तरीके से आपके सामने। संसारण है। संसारण का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पे आपने सुना है लोहे को जंग लग गया। लोहे को जंग लगना यानी लोहे का संसारण हो गया। जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चांदी है,
चांदी अगर सल्फर के संपर्क में आती है, वायु प्रदूषण के कारण अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर उपस्थित है तो सिल्वर इसके साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगी, सिल्वर सल्फाइड बनाएगी जो एक काले रंग का पदार्थ होता है। इसलिए चांदी के आभूषण हैं वो कभी कभी या ज़्यादातर हमने देखा है काले हो जाते हैं, वो सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण होते हैं। तो जो सामान्य दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि उपचयन अभिक्रियाएँ कहाँ होती हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, तो उनका पहला प्रभाव ये है कि वो धातुओं का संक्षारण करती हैं। कोरिजन यानी कोरिजन क्या होता है, द स्लो डिके ऑफ द मेटल्स, स्लो डिके यानी एकदम से नहीं, धीरे धीरे धातुएँ नष्ट हो जाती हैं। लोहे पे जंग एक साथ एकदम से नहीं लगता, ये एक बहुत ही मंद अभिक्रिया है, धीरे धीरे लोहे को जंग लगता है और लोहा कमज़ोर हो जाता है। यानी इसका मतलब लोहे का क्या रहा है, स्लो डिके। तो यानी उपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन का पहला प्रभाव ये है संक्षारण। अगला देखिए उपचयन अभिक्रिया का दूसरा एक उदाहरण है जो बहुत ही स्पष्ट है, विकृत गंधिता। आपके पेपरों में भी कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। चलो इससे पहले परिभाषा करते हैं। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके अंदर तेल है या वसा है, कोई भी चिकना पदार्थ है, जैसे फ्राई किया हुआ कोई पदार्थ जैसे चिप्स हैं, ये जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उनका स्वाद और उनके गंध बदल जाती है, खराब हो जाती हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यानी ये उपचयन का दूसरा प्रभाव जो दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। इसको बहुत ही सरल अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप अपने घर में देखिए कभी एक ऐसा बर्तन जिसमें आप घी या तेल रखते थे, आपने बर्तन ख़त्म होने के बाद बर्तन को साफ़ नहीं किया बल्कि उसको ढक्कन लगा करके बंद करके रख दिया। ये एक बर्तन है, इसमें आप रखते थे घी या तेल, ख़त्म होने के बाद में हमने इसको डब्बे को बंद करके रख दिया और कई दिनों के बाद जब हमने इसको ढक्कन को खोल के देखा, जब हम इसको खोलते हैं डब्बे को, तो हमें इसके अंदर से एक गंध आती है। यह गंध किसकी वजह से है, जो वसा विद्यमान थी उस वसा का ऑक्सीकरण हो गया, उस वसा का उपचयन हो गया। तो यानी विकृत गंधिता जो है ये एक उपचयन अभिक्रिया है। इस प्रकार से तो छात्रों ये हमारे कक्षा 10वीं के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण हमारा पूरा होता है। अब इसके संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो हम पार्ट 3 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे एक बार फिर निवेदन है, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब ऐप के अंदर जा कर के यूट्यूब ऐप में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अत्रि एकेडमी सर्च करें और अत्रि एकेडमी के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।